हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में मैंने आपको बताया था कि रासायनिक बलगतिकी जो है ये दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। जहाँ पर रासायनिक का मतलब मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया, और बलगतिकी का मतलब था गति या दर। यानी रासायनिक बलगतिकी एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में आप रासायनिक अभिक्रिया के गति के बारे में पढ़ते हैं, उसके दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं, और साथ साथ अभिक्रिया की कुछ क्रियाविधि के बारे में आप पढ़ते हैं। यही मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था उसमें कि अभिक्रिया का जो दर होता है, अभिक्रिया का दर के बारे में मैंने बताया था कि अभिक्रिया का दर का मतलब होता है अभिक्रिया का वेग। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग जो है वो कैसे परिभाषित है, ये मैंने उसमें लास्ट टॉपिक बताया था। तो मैंने बताया था कि समय में बदलाव के साथ, समय में बदलाव के साथ, समय में बदलाव के साथ अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में जो बदलाव आता है उसी को अभिक्रिया का दर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया का दर। जहां पर मैंने अभिक्रिया के दर को आर से रिप्रेजेंट किया था, और आर का फॉर्मूला हम लोग का था डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। आर का फॉर्मूला हम लोग क्या था? डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। जहां पर मैंने डेल्टा सी का मतलब लिखा था अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव, और डेल्टा टी का मतलब मैंने लिखा था समय में बदलाव। अब डेल्टा सी जो था उसका हम लोग का था C2 - C1, और डेल्टा टी को लिखते थे हम लोग T2 - T1। अब उसी के आधार पर आपको ग्राफिकल क्वेश्चन दिया रहता है। नहीं तो ग्राफिकल क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का कैसे बनेगा। देखा जाए, यहाँ पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें ये जो लाइन हम लोग खींचे हुए हैं, ये लाइन दर्शा रहा है अभिकारक का सांद्रण। हम लोग पिछले क्लास में भी ग्राफ ये खींचे थे, अभिकारक का सांद्रण नहीं और समय के बीच में। अच्छा, अभिकारक का सांद्रण और समय के बीच में हम लोग पिछले क्लास में भी एक ग्राफ खींचे थे, सेम इसी टाइप का ग्राफ था। अब हम लोग इसमें क्या किया कि कुछ वैल्यूज डाल दिए, कुछ वैल्यूज जो है वो डाल दिए कि अभिकारक का सांद्रण जो है वो हो सकता है कि 0.01 हो, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06। ऐसे मैंने अभिकारक के सांद्रण को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये लाइन अभिकारक के सांद्रण को दर्शाता है, और ये लाइन समय को दर्शाता है। ये लाइन का जो दर्शाता है समय को दर्शाता है। ठीक। अब ये ग्राफ आपको दे दिया, और ग्राफ देकर हम लोग किया क्या, यहां से ग्राफ आपको दे दिया और ग्राफ देख के आपसे यहां से क्वेश्चन डाल दिया, क्वेश्चन डाल दिया कि t बराबर 10 मिनट से t बराबर 15 मिनट, t बराबर 10 मिनट से t बराबर 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। यही हम लोग को दे दिया गया, ध्यान रखना है। तो t बराबर 10 मिनट से t बराबर 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करें, और उसके आधार पर आपको एक ग्राफ दे दिया गया, ध्यान रखना है। तो t बराबर 10 मिनट से t बराबर 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है भाई। चलो, t मतलब समय है, नहीं ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, कि जब आपका 10 बज रहा था, t बराबर जब आपका 10 बज रहा था, उस समय आपका सांद्रण जो था वो मान लेते हैं कि 0.04 था। मान लेते हैं भाई, यहाँ से हम लोग इस तरह से कुछ हम लोग अरेंज कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम आपका जो है वो 10 मिनट, 10वां मिनट यहाँ पर है, और यहाँ पर 15 मिनट हुआ है। जैसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर टाइम जो है आपका क्या है, 0 मान लो दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना है 5, और समय जो है वो क्या चीज में दिया हुआ है भाई, तो मिनट में। समय मान लो कौन सी में दिया हुआ है, मिनट में। तो यहाँ पर अभी 0 समय दिया हुआ है। तो 0 समय का मतलब होता है कि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। 0 समय का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है।
यहाँ से आप टाइमर स्टार्ट किए, तो टाइमर स्टार्ट किए तो यहाँ से हो गया आपका 5 मिनट, फिर यहाँ से हो गया 10 मिनट, फिर यहाँ से हो गया 15 मिनट, फिर ऐसे ही यहाँ पे टाइम कहीं आपका 20 मिनट होगा, फिर ऐसे ही कहीं टाइम आपका 25 मिनट होगा, ध्यान रखना है। चलो अब 10 बजे 10वें मिनट पर हमको देखना है, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है। तो देखो, तो 10 मिनट पर, तो हम पहले 10 को पकड़ेंगे, अब 10 को पकड़ के हम ग्राफ को सीधे ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए और यहाँ से मिला दिए। तो ये जो 10 मिनट है शुरुआती समय है, तो ये हमारे लिए क्या है, T1, ये हमारे लिए क्या है, T1। अब T1 समय पर अभिकारक का मात्रा कितना है, तो 0.04, तो ये हमारे लिए क्या है, T1। ध्यान रखना, अभिकारक की सांद्रता, तो T1 समय पर अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसे C1 कहते हैं। अब 15 मिनट, यानी ये जो टाइम है 15, ये हमारे लिए क्या है, T2, ये जो 15 मिनट है वो हो गया T2। अब 15वें मिनट पर, 15वें मिनट पर आ जाए भाई, ये हो गया हमारा अभिकारक का सांद्रण, तो ये हो जाएगा C2, ध्यान रखना है। तो ये हो गया 10 मिनट, T1 समय हो गया, T1 समय पर अभिकारक का सांद्रण 0.04, और T2 समय पर अभिकारक का सांद्रण 0.03, वो C2 हो गया, ध्यान रखना है। अब 10 मिनट से 15 मिनट के बीच हमको अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है, तो अभिक्रिया का दर R बराबर, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, डेल्टा C बट्टा डेल्टा T, जहां पर आप लिखते हैं डेल्टा C को C2 माइनस C1 बट्टा T2 माइनस T1, ये आप लिखते हैं। अब C2 माइनस C1 बट्टा T2 माइनस T1, ये आपको लिखा गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं C2 का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 0.03, तो आप यहाँ रखेंगे C2 का वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे भाई 0.03 माइनस, अब यहाँ पर C1 का वैल्यू देखें तो C1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.04, तो आप यहाँ पर C1 का वैल्यू रखेंगे 0.04 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो देखते हैं T2 का वैल्यू कितना है 15 और T1 का वैल्यू कितना है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, ये हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ से आप R का वैल्यू निकालोगे तो R का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग 0.04 में से 0.03 घटाएंगे तो वैल्यू आएगा निगेटिव में माइनस 0.01 बट्टा, ये हो गया 15 में से 10 घटाएंगे, तो 15 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। यहाँ पर टाइम है मिनट में, और सांद्रता को हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि सांद्रता का मतलब मोलारता होता है, तो मोल पर लीटर, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग का यूनिट होगा वो आपका होगा मोल पर लीटर, टाइम मिनट में माने हैं तो इसलिए पर मिनट, ये हम लोग को वैल्यू आ जाएगा। R का वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा R बराबर माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये हम लोग को वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एक समय अंतराल में निकाल लिए कि T बराबर 10 मिनट से T बराबर 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर क्या होगा, तो ये हम लोग को वैल्यू होगा, ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहते तो और सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से क्या होता, हम लोग लिखते अगर तो 1 बट्टा, इसका दशमलव हटाए तो नीचे आता 2 100, इस तरह से, और गुना में क्या आता भाई, तो 5 आता, इस तरह से ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग करते तो 5 दूना 10, ये होता 0.2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 100 है तो इसको आप ऊपर भेजते तो 10 का पावर माइनस 2 हो जाता, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, ये हम लोग को आया था, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको आया था मोल पर लीटर पर मिनट, तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आ गया 0.2 गुना 10 का पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आ गया। अब ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू हम लोग को आया है वो निगेटिव साइन के साथ आया है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो आंसर हम लोग को आया वो निगेटिव साइन के साथ आया। तो यहाँ पे निगेटिव साइन का मतलब ये नहीं समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निगेटिव आ गया, ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका निगेटिव आ गया, ये हम लोग को नहीं समझना है, ठीक है। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव आएगा अगर हम लोग अभिकारक के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा निगेटिव आएगा अगर हम लोग अभिक्रिया का दर अभिकारक के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, या अभिकारक के सापेक्ष में। काहे भाई निगेटिव आएगा, तो इसलिए निगेटिव आएगा क्योंकि
जब भी हम लोग अभिकारक के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि अभिकारक की मात्रा समय के साथ घटती जाती है। अभिकारक की मात्रा समय के साथ घटती जाती है। तो यहाँ निगेटिव साइन जो लिखा आया है, इस निगेटिव साइन का अभिक्रिया के दर से कोई लेना देना नहीं है। निगेटिव साइन का अभिक्रिया के दर से कोई लेना देना नहीं है। इस निगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर है कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर वही बात हम लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ निगेटिव साइन, यहाँ निगेटिव साइन, यहाँ निगेटिव साइन का अर्थ है, यहाँ निगेटिव साइन का अर्थ है कि समय के साथ, समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है। समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है, ध्यान रखना है। याद रहे कि यहाँ निगेटिव साइन को अभिक्रिया के दर से कोई लेना देना नहीं है। निगेटिव साइन का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि अभिक्रिया का दर जो है वो घट रहा है। निगेटिव साइन का मतलब ये नहीं समझना है कि अभिक्रिया का दर घट रहा है। निगेटिव साइन का मतलब क्या समझना है कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है। तो वही बात, यहाँ निगेटिव साइन का अर्थ है कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। ये बात भी हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ निगेटिव साइन, निगेटिव साइन का अर्थ, यहाँ निगेटिव साइन का अर्थ यह नहीं समझना है, यह नहीं समझना है, यह नहीं समझना है कि समय के साथ, समय के साथ अभिक्रिया का दर घट रहा है, अभिक्रिया का दर घट रहा है। ध्यान रखना है, लिख दिया मैंने कि यहाँ निगेटिव साइन का अर्थ यह नहीं समझना है कि समय के साथ अभिक्रिया का दर घट रहा है। अभिक्रिया का दर समय के साथ कभी घटता भी है, कभी बढ़ भी जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि समय के साथ अभिक्रिया का दर घट रहा है। यहाँ निगेटिव साइन का सिर्फ ये मतलब समझना है कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। क्योंकि अभिकारक खर्च होता है, वो उत्पाद में बदलता है, तो समय के साथ अभिकारक की मात्रा कम होगी ही, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोगों ने यहाँ से बताया कि यहाँ निगेटिव साइन का अर्थ यह नहीं समझना है कि समय के साथ अभिकारक का दर जो है, अभिक्रिया का दर जो है वो घट रहा है, यहाँ ध्यान रखना है। निगेटिव साइन का क्या मतलब समझना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ निगेटिव साइन का अर्थ है कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है। तो समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी हम लोगों के बिहार बोर्ड में भी ये पूछ देता है कि अभिक्रिया के दर में निगेटिव साइन का क्या अर्थ है। नहीं, तो वहाँ पर आप निगेटिव साइन का क्या अर्थ है ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बात मैंने ये भी बताया कि जब भी आप अभिक्रिया का दर अभिकारक के सापेक्ष में निकालेंगे भाई, तो अभिक्रिया का दर का जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो ये बात भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ से लिख दे रहे हैं कि जब भी अभिक्रिया का दर, जब भी अभिक्रिया का दर अभिकारक के सापेक्ष में निकालेंगे, अभिकारक के सापेक्ष में निकालेंगे, जब भी अभिक्रिया का दर अभिकारक के सापेक्ष में निकालेंगे, उसका उत्तर या उसका आंसर निगेटिव में ही आएगा। उसका आंसर आपको निगेटिव में ही आएगा, यह हमको ध्यान में रखना होगा।
ठीक है, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की मात्रा घटती है भाई, तो आंसर आप जब भी निकालिएगा तो आपको निगेटिव ही आएगा। देख रहे हैं यहाँ पर C2 माइनस C1, तो C1 का मतलब शुरुआती मात्रा, तो शुरुआती मात्रा हम लोग का देख रहे हैं ज्यादा है, अभिकारक है भाई, तो शुरुआती मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और C2 तो अभिकारक की मात्रा, ये शुरुआती मात्रा हो गई, अब ये खर्च होने के बाद जो मात्रा बच गई तो 0.04, अभिकारक की शुरुआती मात्रा हमेशा ज्यादा होगी। नहीं, अब C2 का मतलब T2 टाइम पर, यानी कुछ आगे वाले समय पर, तो कुछ आगे वाले समय पर जो अभिकारक का सांद्रण निकालिएगा तो वो मात्रा ज्यादा आएगी कम आएगी, कम आएगी, तो देखिए यहाँ पर कम आ गई, तो C2 कम होगा और C1 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमेशा जब भी हम लोग निकालेंगे तो उस केस में आपका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो यहाँ से आप इस ग्राफ को समझ गए होंगे कि t बराबर 10 मिनट से t बराबर 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, और इसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, आपको मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, वो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग उस समय अभिकारक का सांद्रण दिया गया था, ये जो लाइन था वो अभिकारक का सांद्रण रिप्रेजेंट कर रहा था पिछले वाले ग्राफ में, और ये लाइन समय को दर्शा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये उत्पाद की सांद्रता का ग्राफ है, उत्पाद की सांद्रता को, ये लाइन जो है आपका, ये लाइन, ये उत्पाद की सांद्रता को दर्शा रहा है, और ये जो लाइन है वो समय को दर्शा रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके आधार पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है। तो देखो, तो यहां से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया, यहां से हम लोग क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया, दे दिया गया कि t बराबर 10 मिनट से 15 मिनट के बीच, t बराबर 10 मिनट से, t बराबर 10 मिनट से 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करें, अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। t बराबर 10 मिनट से t बराबर 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है। अब पहले वाले ग्राफ में अभिकारक का सांद्रण दिया हुआ था और समय के बीच का ग्राफ दिया गया था, अब यहाँ उत्पाद का सांद्रण, ये लाइन उत्पाद का सांद्रण और ये लाइन समय को दर्शा रहा है। तो उत्पाद के सांद्रण और समय के बीच में ग्राफ के आधार पर अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया रहे, तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। अब इसमें टाइम का वैल्यू दिया रहेगा भाई, टाइम का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया रहेगा। अब इसमें भी हम लोग वही मानते हैं, देखो तो हम लोग देखें अगर, तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो हम टाइम कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, हम पहले से अपना ग्राफ बना ले रहे हैं ताकि हमको आसानी हो। चलो, यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या है, 5, यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना है, 10, यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना है, 15, यहाँ टाइम का वैल्यू कितना होगा, 20, यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना होगा, 25। तो ये वैल्यू आपको पहले से दिए रहेंगे, हम अभी लिख रहे हैं लेकिन ये वैल्यू आपको पहले से दिए रहेंगे, ये वैल्यू भी पहले से आपको दिया रहेगा। ठीक, अब हमको देखना है, जब भी आपको ग्राफ दिया रहे तो ये लाइन हम खींच लिए अपने सहूलियत के लिए। क्या करना है, हमको बोला है t बराबर 10 मिनट से, t बराबर 10 मिनट, जैसे ही बोला 10 मिनट से 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना है, 10 मिनट को पकड़ लेना है, यही जो 10 मिनट होगा ये आपका क्या होगा, t1। नहीं, अब इस समय पर उत्पाद का सांद्रण क्या है, तो आप यहां से 10 मिनट को पहले पकड़िएगा और तब ये लाइन खींचिएगा। हम पहले से लाइन खींच दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही बोलेगा कि 10 मिनट पर, तो 10 मिनट को पकड़िएगा, वहां से स्ट्रेट आइएगा, ग्राफ पे टच कीजिएगा और उस समय देखिएगा अभिकारक का सांद्रण कितना है, तो 0.03 ये सांद्रण है, ध्यान रखना है। फिर 10 मिनट से 15 मिनट के बीच, तो ये हो गया आपका t2, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर t1, पहले 10 मिनट पर आप जो वैल्यू निकाले ये आपका क्या निकल गया, c1। ठीक, अब 15 मिनट पर आप निकालना चाहते हैं, तो 15 मिनट पर यहाँ जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या होगा, c2, जो कि 0.04 है। तो यहाँ से आप t1 निकाले, यहाँ से आप t2 देख लिए, तो 10 मिनट जैसे ही बोलेगा भाई तब आपको ये लाइन खींचना है, हम पहले से खींच दिए लेकिन आपको लाइन क्या करना है, तब खींचना है। 10 मिनट पकड़िए, यहाँ सीधे ग्राफ पे आइए और उस समय देखिए सांद्रण कितना है, तो 0.03। फिर 15 मिनट को पकड़िए, ग्राफ को सीधे, लाइन को सीधे लाइए, ग्राफ को टच कीजिए और वहां से सीधे आ जाइए, उस समय सांद्रण कितना है, 15वें टाइम पर 15 मिनट पर आपका
कितना सांद्रण है तो 0.04। यहाँ पर समय हम किस यूनिट में लिए हुए हैं तो मिनट में लिए हुए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखा जाए तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है R बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। यहाँ से हम इसको लिखते हैं C2 माइनस C1 बट्टा T2 माइनस T1, ये हम लोग लिखते हैं। तो R बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा सी का मतलब C2 माइनस C1 बट्टा T2 माइनस T1। अब यहाँ से आप वैल्यू रखिए भाई, चलो भाई C2 का मान रख रहे हैं, तो C2 का मान रखिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है C2 का 0.04, तो आप यहाँ C2 का वैल्यू रखिएगा 0.04 माइनस C1 का वैल्यू कितना है, तो आप C1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 0.03, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा 0.03 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू कितना है भाई 15 और T1 का वैल्यू 10, तो 15 माइनस 10 यहाँ से हम रखेंगे 15 माइनस 10। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा, देख रहे हैं 0.04 माइनस 0 पॉइंट, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो वैल्यू आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 15 में से 10 गया तो हम लोग को यहाँ से 5 आएगा, जिसको हम लोग सॉल्व किए थे अभी, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर माइनस 2 आया था पिछले वाले में, और यूनिट हम लोग को आ गया था मोल पर लीटर पर मिनट, ये वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। अब मेरे कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, ये रेट ऑफ रिएक्शन आप उत्पाद के सापेक्ष में निकाले हैं, ये उत्पाद की सांद्रता है तो उत्पाद के सापेक्ष में निकाले हैं, तो उत्पाद के सापेक्ष में निकाले हैं, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू निगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया है, देख लिया वैल्यू क्या चीज में आया है पॉजिटिव आया है, तो काहे पॉजिटिव आया है, नहीं यहाँ पर वैल्यू क्या है पॉजिटिव आया है भाई, तो पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती है, तो इसलिए हम लोग को इन सब पॉइंट को ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो हम ये पॉइंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब भी अभिक्रिया का दर, जब भी अभिक्रिया का दर, जब भी अभिक्रिया का दर उत्पाद के सापेक्ष में निकाला जाएगा, उत्पाद के सापेक्ष में निकाला जाएगा, ध्यान रखना है, जब भी अभिक्रिया का दर उत्पाद के सापेक्ष में निकाला जाएगा तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना है। यहां पॉजिटिव साइन, यहां पॉजिटिव साइन का अर्थ है, यहां पॉजिटिव साइन का अर्थ है कि समय के साथ, यहां पॉजिटिव साइन का अर्थ है कि समय के साथ उत्पाद की मात्रा, उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है, समय के साथ उत्पाद की जो मात्रा है वो क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है, समय के साथ उत्पाद की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन का अर्थ है कि समय के साथ उत्पाद की मात्रा जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पॉजिटिव साइन का अर्थ यह मत समझ लीजिएगा कि, पॉजिटिव साइन का अर्थ यह मत समझ लीजिएगा कि समय के साथ अभिक्रिया का दर बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ पॉजिटिव साइन का अर्थ, यहां पॉजिटिव साइन का अर्थ यह नहीं समझना है, यह नहीं समझना है कि, यहां पॉजिटिव साइन का अर्थ यह नहीं समझना है कि समय के साथ, समय के साथ अभिक्रिया का दर,
अभिक्रिया का दर बढ़ रहा है। यहां पर ये बात मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब हमें क्या क्या समझना है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बात हम लोग को यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, यानी हम लोग को याद रखना है कि अभिक्रिया का दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन में जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसको अभिक्रिया के दर से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है। आर का मान निकालते समय, आर का मान निकालते समय जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन आता है उसका आर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है। आर का मान निगेटिव आया तो समझ जाइए कि अच्छा अभिकारक के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाला गया है। आर का मान पॉजिटिव आया, अच्छा उत्पाद के सापेक्ष में अभिक्रिया का दर निकाला गया है। बस यही कॉन्सेप्ट है। अभिकारक के सापेक्ष में भाई जब भी निकालेंगे वैल्यू निगेटिव ही आएगा, क्योंकि समय के साथ अभिकारक की मात्रा घटती है। उत्पाद के सापेक्ष में जब भी निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का दर, तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। ठीक, तो वही बात मैंने यहां पर आपको बता दिया, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आप ये भी बात समझते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं आर, तो ये क्या है, स्पीड। तो स्पीड निगेटिव नहीं होता है, स्पीड जनरली पॉजिटिव ही होता है, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखें तो हम लोग को लिखा हुआ है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया दर। औसत अभिक्रिया दर किसे कहेंगे भाई? चलिए अभी हम लोग दो क्वेश्चन बनाए, ठीक है। उन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन बनाया, उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा फिर से आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर आपने एक क्वेश्चन बनाया था, तो इसमें आपका क्वेश्चन था कि t बराबर 10 मिनट से t बराबर 15 मिनट के बीच अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। आप जो अभिक्रिया का दर यहां पर ज्ञात कर रहे थे भाई, वो ज्ञात कर रहे थे 10 मिनट से 15 मिनट के बीच। अभिक्रिया का दर आप ज्ञात कर रहे थे 10 मिनट से 15 मिनट के बीच, आप अभिक्रिया का दर ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक समय अंतराल है। 10 मिनट से 15 मिनट एक समय अंतराल हो गया, नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ का इतना हिस्सा कवर कर रहा है, ये ग्राफ का हम लोग देखें तो ग्राफ का इतना हिस्सा कवर कर रहा है। तो अगर अभिक्रिया का दर, यदि अभिक्रिया का दर किसी समय अंतराल में निकाला जाए, यदि अभिक्रिया का दर किसी समय अंतराल में निकाला जाए, तो वैसे अभिक्रिया दर को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत अभिक्रिया दर, ठीक है। आप दूसरा ग्राफ भी देखो जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट के आधार पर बनाया है, यहाँ भी आपने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है वो 10 मिनट से 15 मिनट के बीच एक समय अंतराल, ये T1 से T2 जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये क्या है, एक समय अंतराल है, 5 मिनट का समय अंतराल है, समय अंतराल है ये, ध्यान रखना है, 5 मिनट का, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच एक समय अंतराल है। नहीं तो किसी समय अंतराल में अगर अभिक्रिया का दर निकालते हैं, अभिक्रिया का स्पीड निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, औसत अभिक्रिया दर। देखा जाए आप समझते हैं, जैसे फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, या 9th में भी पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। जैसे मान लो कि कोई भी गाड़ी छपरा से पटना गई, कोई भी गाड़ी आपकी जो है वो छपरा से पटना गई, T2P, छपरा से पटना गई, T2P, C का मतलब छपरा और P का मतलब पटना। तो कोई गाड़ी आपकी जो है वो छपरा से पटना गई। अब छपरा से पटना जाने में उसको टाइम लगा 2 घंटा, 2 आवर, ठीक है। और छपरा से पटना की जो डिस्टेंस है, D का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी, वो दे दिया गया 60 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको यहां से कहा जाता है भाई कि आप स्पीड निकालो, आपको कहता है कि स्पीड निकालो। तो आप स्पीड के लिए क्या करते हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बटा टाइम आप करते हो। अब अगर हम डिस्टेंस बटा टाइम करते हैं भाई, तो देखो तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम करते, तो डिस्टेंस का मान कितना है 60 और टाइम का मान कितना है तो 2,
तो यहां से आप काटिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 30 किलोमीटर पर आवर आपका जो वैल्यू आया, इस 30 किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू है इसको आप कहते हैं औसत वेग, एवरेज स्पीड। इसको औसत वेग कहते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, नहीं इसको आपको कॉपी में नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि छपरा से पटना जाने के लिए आपको समय लग रहा है 2 घंटा। छपरा से पटना का दूरी कितना है भाई, तो 60 किलोमीटर। तो आप जो स्पीड निकालिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम, जो फॉर्मूला है उसके आधार पर 30 किलोमीटर पर आवर आया। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो आया ये क्या है आपका औसत वेग। तो आप एक समय अंतराल में निकाले 2 घंटा, 2 घंटा नहीं नहीं, यानी आप 10 बजे मान लो स्टार्ट किए थे, आपका बस जो है वो 10 बजे स्टार्ट हुआ और 12 बजे पहुंचा। 10 बजे स्टार्ट हुआ आपका बस और 12 बजे पहुंचा। तो ये कितने घंटे का समय अंतराल हुआ, 2 घंटे का समय अंतराल हुआ। तो एक समय अंतराल में अगर हम बस का स्पीड निकालेंगे तो जो स्पीड आएगा ये औसत वेग होगा, ये औसत वेग होगा। क्या बस का स्पीड छपरा से पटना जाने के समय, क्या बस का स्पीड छपरा से पटना जाने के समय क्या हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बस चलता ही रहा होगा? ये पॉसिबल नहीं है। कभी रोड खाली मिलता है तो बस ज्यादा स्पीड में चलता है, 70 80 90 के स्पीड में। कभी ढाला मिल गया तो बस आपका रुक गया, यानी स्पीड 0 हो गया। कभी भीड़ भाड़ मिल गया तो इस आपका बस का स्पीड 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो उन सभी स्पीड को जोड़कर एक एवरेज निकाला गया, एक औसत निकाला गया, और वो औसत आपका आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो जब भी किसी वेग को एक समय अंतराल में निकालते हैं, जब भी किसी वेग को एक समय अंतराल में निकालते हैं तो वह वेग औसत वेग कहलाता है। वह वेग क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। तो वही मैं औसत वेग आपको पढ़ाना चाह रहा था, देख लो। तो औसत वेग का कोई परिभाषा पूछता है तो आप ये बोल सकते हो, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो। औसत अभिक्रिया दर नहीं, यानी औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया दर या औसत अभिक्रिया वेग क्या कहेंगे भाई? तो वही मैंने लिखा है कि यदि किसी अभिक्रिया का दर, यदि किसी अभिक्रिया का दर एक समय अंतराल में ज्ञात किया जाए, यदि किसी अभिक्रिया का दर एक समय अंतराल में ज्ञात किया जाए तो उस अभिक्रिया दर को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया का दर एक समय अंतराल, देखिए यहां पे मैंने लिख दिया, एक समय अंतराल में ज्ञात किया जाए तो उस अभिक्रिया दर, उस अभिक्रिया दर को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां से मैंने जो फॉर्मूला लिखा है R बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यहां जो मैंने फॉर्मूला लिखा है R बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो ध्यान रखना है यहाँ पर डेल्टा टी आपका क्या है? समय अंतराल नहीं, क्योंकि आप 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में निकाल रहे हैं या 10 मिनट से 20 मिनट के बीच में निकालिएगा, तो एक समय अंतराल को ये दर्शा रहा है। डेल्टा टी एक समय अंतराल को दर्शा रहा है। तो इसलिए यहां पर जो आर है आपका, इस आर को हम लोग क्या कहेंगे? औसत अभिक्रिया दर। ये आर क्या कहलाएगा? औसत अभिक्रिया दर। तो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला आपको औसत अभिक्रिया दर को दर्शाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के आधार पर आप क्या निकाल रहे हैं? इस फॉर्मूला के आधार पर आप एक समय अंतराल में अभिक्रिया का दर निकाल रहे हैं, इसलिए ये औसत अभिक्रिया दर को दर्शाएगा। नहीं, इसी को आप लिखते थे आर बराबर सी टू माइनस, यहां से आर बराबर आप लिखते थे क्या? सी टू माइनस सी वन बट्टा टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पे टी टू माइनस टी वन क्या है? आपका समय अंतराल है, तो इसलिए ये एक औसत अभिक्रिया दर को दर्शाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग को दिया गया एक टॉपिक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको कहा गया तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर का मतलब क्या है? ये भी आप फिजिक्स में कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर का मतलब होता है कि यदि किसी अभिक्रिया का दर, यदि किसी अभिक्रिया का दर किसी खास समय पर ज्ञात किया जाए, यदि किसी अभिक्रिया का दर किसी खास समय पर ज्ञात किया जाए तो उस अभिक्रिया दर को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। उस अभिक्रिया दर को हम लोग क्या कहेंगे? तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। किसी खास समय पर ज्ञात किया जाए, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग हैं कि 10वें मिनट पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। आपसे कह दिया कि 10वें मिनट पर, यानी 10 बजे अभिक्रिया का दर ज्ञात कीजिए, या 15 बजे
15वें मिनट पर अभिक्रिया का दर ज्ञात कीजिए। तो यहां मैंने समय अंतराल नहीं लिया है, किसी खास समय पर 10 बजे 11 बजे अभिक्रिया का दर ज्ञात कीजिए, नहीं, या किसी खास मिनट पर 5वें मिनट पर, नहीं, आपका जीरो टाइमर लगा दिए, जैसे ही 5वां मिनट पहुंचा उस 5वें मिनट पर अभिक्रिया का दर बताइए। तो अगर किसी खास समय पर अभिक्रिया का दर ज्ञात किया जाए तो उस अभिक्रिया दर को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यदि किसी अभिक्रिया का दर किसी खास समय पर, देखो भाई अब यहां पर मैंने समय अंतराल नहीं लिखा है, क्या लिखा है, किसी खास समय पर, ठीक है। तो यदि किसी अभिक्रिया का दर किसी खास समय पर, किसी खास समय पर ज्ञात किया जाए, किसी खास समय पर ज्ञात किया जाए, तो उस अभिक्रिया दर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब तात्क्षणिक अभिक्रिया दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं, तो तात्क्षणिक अभिक्रिया हमारे पास फॉर्मूला है R बराबर डेल्टा C बाई डेल्टा टी। अब यहाँ डेल्टा टी का मतलब समय अंतराल है। अब समय अंतराल को इतना छोटा कर दें, समय अंतराल जो है जैसे 5 मिनट का समय अंतराल है, अब इस डेल्टा टी को हम इतना छोटा कर दें कि वो किसी खास समय को दर्शाने लगे, नहीं, यानी अगर हमको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर ज्ञात करना है तो डेल्टा टी यानी जो समय अंतराल है उस समय अंतराल को हमको क्या करना होगा, एकदम छोटा करना होगा, यानी लगभग 0 कर दें तो हम लोगों का वह समय अंतराल यानी डेल्टा टी एक खास समय को दर्शाने लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर ज्ञात करने के लिए समय अंतराल यानी डेल्टा टी को बहुत छोटा करना होगा, ध्यान रखना है। यानी मेरे फॉर्मूला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं R बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोगों को ये औसत अभिक्रिया दर का फॉर्मूला है। अगर हमको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर चाहिए तो इस डेल्टा टी को बहुत छोटा करना होगा, इतना छोटा करेंगे, यानी जो गैपिंग है, डेल्टा टी मतलब 5 मिनट, अब 5 मिनट के गैपिंग को छोटा करते जाओ तो ये किसी खास समय को दर्शाने लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर लिखना है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर के लिए हम लिखेंगे R बराबर डेल्टा टी को छोटा करना है तो यहां लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा C बटा डेल्टा टी, सॉरी, तो R बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा C बटा डेल्टा टी। अब यहां पर डेल्टा टी यानी समय अंतराल को हम लोग बहुत छोटा कर दिए। देखिए यहां पर हम लोग यहां से अगर ग्राफ खींचते हैं तो आपको यहां पर ध्यान होगा, हम लोग यहां से मान लो ग्राफ खींचते हैं, ये मैंने ग्राफ खींचा। अब जब आप कहते हो कि t बराबर 10 मिनट मान लो यहाँ पे है और t बराबर यहाँ पर 15 मिनट है, नहीं, अब इस समय t बराबर 10 मिनट और t बराबर 15 मिनट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 10वें मिनट पर आप देखोगे तो हम लोग का यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रहा है, 15 मिनट पर हम लोग देखें अगर तो इस पॉइंट पे आ रहा है। तो ग्राफ का कितना एरिया कवर हो रहा है, इतना एरिया कवर हो रहा है, ग्राफ का इतना एरिया कवर हो रहा है। अब हमको कोई कह दिया कि नहीं भाई, हमको किसी खास समय पर यानी इस टाइम पर यहाँ पर 20 बजे 10:30 बजे यहाँ पर हमको कह दिया कि 10:30 मान लो, अब हमको इस पॉइंट पर हमको अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है, तो ये समय अंतराल को हमको कम करना होगा, समय अंतराल को कम करते जाएंगे, इतना कम कर देंगे कि ये ग्राफ के किसी खास पॉइंट को दर्शाने लगेगा, ये ग्राफ के किसी खास पॉइंट को दर्शाने लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमको किसी खास टाइम पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करना है तो इस समय अंतराल को कम करते जाओ, नहीं, तो ये एक खास समय को दर्शाने लगेगा, इसको कम करते जाओगे तो ये किसी खास समय को दर्शाने, 10:30 बजे हमको टाइम दिखाने लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस समय अगर किसी खास समय पर अभिक्रिया का दर निकालिएगा तो डेल्टा टी तो छोटा हो ही जाएगा, डेल्टा टी जो है वो तो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, साथ साथ ये जो सांद्रता है आपका, ये सांद्रता आप लिख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सांद्रता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं, अगर समय अंतराल बहुत कम तो उस केस में डेल्टा सी का वैल्यू भी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा,
ध्यान रखना है। तो इसीलिए अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर आपको लिखना होगा तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को आप ऐसे लिखेंगे, आर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, या इसी को हम लोग को लिखा जाता है आर बराबर, इसको लिखा जाता है डी सी बाई डी टी, इसी को हम लोग लिखते हैं आर बराबर डी सी बाई डी टी। तो यहाँ पर डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है समय अंतराल, और यहाँ पर डी आ गया तो डी का मतलब हो गया वेरी स्मॉल चेंज। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, डी का मतलब हुआ वेरी स्मॉल चेंज, डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेम एज अगर हम लोग dt लिखते हैं, अगर सिंपली हम लोग dt लिखते हैं तो dt का मतलब होगा वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। सेम एज अगर हम लोग डीसी लिखते हैं तो डीसी का मतलब होगा वेरी स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा में बहुत कम बदलाव, ध्यान रखना है। तो डीसी बाई डी टी, तो ये डीसी बाई डी टी जो होगा यही, या ये वाला वैल्यू, यही दोनों जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, यही हमको रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या हिंदी में लिखें तात्क्षणिक, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये होगा आपका तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, नहीं, ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग देखते हैं, अगर तो हम लोग को लिखा गया है, यहां से हम लोग जो लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां से लिखा हुआ है आर बराबर डी सी बाई डी टी, ठीक है। ये डी सी बाई डी टी जो है इसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि टैन थीटा, टैन थीटा का मतलब हो गया पी बाई बी, ध्यान रखना है। यानी कि अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, अगर हम लोग को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है, तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालने के लिए, अगर हमको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालने के लिए हम लोगों को टेंजेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और उस टेंजेंट की मदद से टैन थीटा का मान निकालना होगा। टैन थीटा का मान निकल जाएगा तो हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो वही बात हम यहां से लिख रहे हैं, हम लोग को यहां से कहा जा रहा है कि किसी खास समय पर, यहां पे कहा जा रहा है किसी खास समय पर, किसी खास समय पर अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर ज्ञात करने के लिए, अभिक्रिया का दर ज्ञात करने के लिए, किसी खास समय पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करने के लिए, किसी खास समय पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करने के लिए हमें हमें उस समय पर, उस समय पर दिए गए ग्राफ, दिए गए ग्राफ पर एक टेंजेंट खींचना होगा, एक टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। किसी खास समय पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करने के लिए हमें उस समय पर दिए गए ग्राफ पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचना होगा, एक स्पर्श रेखा खींचना होगा, और उसी स्पर्श रेखा की मदद से, और उसी स्पर्श रेखा की मदद से, उसी स्पर्श रेखा की मदद से हमें टैन थीटा का मान निकालना होगा, टैन थीटा का
मान निकालना होगा। किसी खास समय पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करने के लिए हमें उस समय पर दिए गए ग्राफ पर एक टेंजेंट खींचना होगा और उसी स्पर्श रेखा की मदद से हमें tan थीटा का मान tan थीटा का मान निकालना होगा। वही मान हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की जानकारी देगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आप तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे, अब हम लोग ग्राफ से इसको देख सकते हैं। नहीं तो देखते हैं भाई, ग्राफ दिया रहेगा तो उससे तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं। देखो यहां से ग्राफ दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है अभिकारक की सांद्रता, यानी ये लाइन जो है वो अभिकारक की सांद्रता को दर्शा रहा है और ये जो लाइन है वो समय को दर्शा रहा है। तो अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच का यही ग्राफ आता है। ग्राफ हम लोग को दे दिया गया। नहीं अब ये लाइन समय का है तो इस पे समय डिफरेंट समय हम लोग को दिया रहेगा। जैसे मान लो हम यहाँ समय मान लेते हैं, यहाँ पर समय आपका दिया हुआ है 5, फिर यहाँ पर आपका समय हो गया 10, नहीं यानी यहाँ पे टाइमर 0 है, ठीक है। अब आपका टाइम हो गया 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से आपका टाइम 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे आपको दिया हुआ है 25 मिनट, तरह से दिया हुआ है। अब मान लो आपको कोई कह दिया यहाँ से कि भाई 15वें मिनट पर, एक क्वेश्चन आपको दिया गया और कहा गया कि 15वें मिनट पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करें। ठीक, तो 15वें मिनट पर, अब यहां समय अंतराल नहीं दे रहा है, 15वें मिनट पर अभिक्रिया का दर ज्ञात करें, ये ग्राफ दिया रहेगा आपको। तो हमको क्या करना है, 15वें मिनट को पकड़ लेना है। देखो भाई हमको क्या करना है, 15वें मिनट को पकड़ लेना है और 15वें मिनट से हम लोग को सीधे ऊपर जाना है। 15वें मिनट से हम लोग कहाँ जाना है, तो 15वें मिनट से हम लोग को सीधे ऊपर जाना है। यहाँ पर हम लोग आ गए, 15वें मिनट पर हम लोग सीधे ऊपर आ गए। अब ग्राफ को जहाँ पर ये टच कर रहा है, ग्राफ को जहाँ पर ये टच कर रहा है, तो आप देखिएगा कि इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट खींचना होगा। इसी पॉइंट पर आपको क्या खींचना है, एक टेंजेंट खींचना है। तो इस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट खींचेंगे भाई। चलो एक टेंजेंट खींच के देखते हैं। इसी पॉइंट पर हम लोग को एक टेंजेंट खींचना है। मान लो हम लोग खींच दिए। यहां से हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कि 30 हुआ होगा। चलो तो ये टेंजेंट हम लोग खींच दिए, उतना एक्यूरेट नहीं हो पाया है लेकिन मान के चलिए कि ये टेंजेंट हम लोग का, इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींच दिए। ये टेंजेंट ऐसे खींचना है कि ये दोनों एक्सिस को कट करे, इस एक्सिस को भी कट किया, इस एक्सिस को भी कट किया। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ पे आपको क्वेश्चन दिया कि 15वें मिनट पर अभिक्रिया का दर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 15वें मिनट को पकड़ लेना है और 15वें मिनट पर आपको सीधे ऊपर जाना है और ग्राफ पर जहां टच कर रहा है वहां पॉइंट करना है। 15वें मिनट को पकड़ लेना है, सीधे जाना है, ग्राफ पर जहां टच कर रहा है वहां पॉइंट कर देना है। अब इसी पॉइंट पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचना है, टेंजेंट खींचना है, एक ऐसा टेंजेंट जो दोनों एक्सिस को टच करे, दोनों एक्सिस को टच करे, आपको ऐसा खींच देना है। अब आपको क्या निकालना है, इस टेंजेंट का आपको tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा हम निकालेंगे तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से हम देखें अगर तो हम लोग को निकालना है, इसका आंसर हम लोग बनाएंगे अगर, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हम लोग को tan थीटा निकालना होगा और tan थीटा का मतलब होता है कि हम लोग को p/b का रेशियो निकालना होगा। नहीं
तो देखो इसमें ये जो चीज होगा आपका, ये वाला चीज ये हो जाएगा आपका P, ये आपको P को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू आपका आया वो हो जाएगा आपका B। तो P का वैल्यू कितना है 0.07। तो आप यहां पर अब tan थीटा का जब मान निकालिएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो P का वैल्यू आपको आ गया है 0.07। 0.07 ध्यान रखना, ये हो गया आपका 0.07। और टाइम कितना लेंगे आप 30, टाइम कितना लेंगे 30। तो ये आप 0.07 डिवाइडेड बाई 30, यानी R बराबर आप लिख सकते हैं 7, और बट्टा में ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे नीचे आ गया 100, इसका दशमलव हटा दिए। तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो R बराबर 7/3 ये आ गया, इसका 30 का जीरो ले लिया है 10 का पावर -3। R बराबर हम लोग सॉल्व किए तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, दशमलव ए का 0 आ गया, तो 3 3 का 9, ध्यान रखना 2.3 के आसपास में, और 10 का पावर -3। यूनिट हो गया हम लोग का मोल पर लीटर पर मिनट, अगर टाइम मिनट में है तो यहाँ से हम लोग को R का वैल्यू आ गया 2.3 गुना 10 का पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये जो आपका हुआ इसको हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया दर ये आपका निकल गया। तो इस तरह से आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना होगा, अगर ग्राफ दिया हुआ है ग्राफ से पूछता है तो, ठीक है। ऐसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में हम लोग देखें अगर, तो ग्राफिकल से इस तरह के ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता है, इस तरह के ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी हम लोग ग्राफ वाला, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में हम लोग को पढ़ना है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर तात्क्षणिक अभिक्रिया दर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, किसी खास समय पर उस समय को पकड़ लो, सीधे उस समय से ऊपर जाओ, ग्राफ को टच करो, ग्राफ पर जहां पॉइंट टच होगा वहां पर एक टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट खींचोगे ऐसे खींचना है कि वो दोनों एक्सिस को टच करे। अब उस समय जो मान वहां पर अभिकारक के सांद्रण का वैल्यू है वो रख दो, और समय का जो वैल्यू है वही रख दो। तो सांद्रता बटा समय यही तो अभिक्रिया का दर है नहीं, तो उसके आधार पर आपको वैल्यू जो आएगा वही आपको तात्क्षणिक अभिक्रिया दर के बारे में जानकारी देगा, यानी वही आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं इसमें नहीं, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए कभी कभी ऐसा होता है लिखते समय कि कुछ कुछ कहीं कहीं गलती से कोई मिसप्रिंट लिखा गया, कोई गलती से लिखा गया नहीं, तो उसको ऐसा मत समझिए कि मतलब गलती पढ़ा दिया गया, ठीक है। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप अपने से सुधार लीजिएगा, आप इतने समझदार हैं कि अपने से सुधार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, उसमें कहीं कोई पॉइंट छूट गया या ये कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नहीं, तो उस चीज़ को आप अपने से सुधार लेंगे अगर हमसे मिस्टेक हो गया तो बाई चांस, ठीक है। ऐसे हम ध्यान रखते हैं कि मिस्टेक नहीं हो, ठीक। चलिए, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से अपना पढ़ेंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।